गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है आकार आईएएस की डिजिटल क्लासेस में। मैं सौरभ भारद्वाज अर्थशास्त्र के साथ आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपनी पिछली क्लास में हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस किया था, जो था राष्ट्रीय आय या फिर नेशनल इनकम। दोस्तों, नेशनल इनकम के संदर्भ में हमने ये राष्ट्रीय आय क्या होती है इसको समझा। हमने राष्ट्रीय आय से जुड़ी हुई 4 महत्वपूर्ण अवधारणाओं के बारे में चर्चा की थी, जिसको हमने डिस्कस किया था। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी। दोस्तों, अपनी पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था ये जो राष्ट्रीय आय की गणना होती है, इसका आकलन किन आधारों पर किया जाता है। हमने बात की कि ये जो आकलन होता है वो साधन लागत, बेसिक मूल्य या फिर बाजार मूल्य पर किया जा सकता है। दोस्तों, इसी आधारों के जो राष्ट्रीय आय के आकलन के संदर्भ में किया जाता है, आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, राष्ट्रीय आय की गणना के आधार पर हमने देखा, सबसे पहले हमने अपनी क्लास में साधन लागत के बारे में बात की थी। साधन लागत कुछ और नहीं होता, उत्पादन के चारों साधनों को दिए जाने वाले प्रतिफल का योग ही साधन लागत कहलाता है। साधन लागत दोस्तों कुछ और नहीं है, बल्कि क्या है, किसी भी उत्पादन के साधनों के उत्पादनकर्ता को उत्पादन साधनों के लिए जितना व्यय करना पड़ता है उसी को हम साधन लागत कहते हैं। ये कुछ और नहीं, चारों उत्पादन के साधनों को दिए जाने वाले प्रतिफल का कुल योग होता है। हम सब जानते हैं उत्पादन के 4 प्रमुख साधन हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और साहस। हम ये भी जानते हैं कि इन साधनों को जो प्रतिफल दिया जाता है वो प्रतिफल होता है भूमि के बदले, चूंकि किराए का भुगतान किया जाता है, हम इसे रेंट कहते हैं। श्रम के बदले मजदूरी का भुगतान किया जाता है, हम इसे वेजेस कहते हैं। पूंजी के बदले ब्याज का भुगतान किया जाता है, जिसे हम कहते हैं इंटरेस्ट। और साहस या उद्यम को जो दिया जाए वो होता है लाभ, जिसे हम प्रॉफिट कहते हैं। तो दोस्तों, जब भी राष्ट्रीय आय की गणना साधन लागत पर की जाती है तो साधन लागत के अंतर्गत हम उत्पादन के चारों साधनों को दिए जाने वाले इन्हीं चारों प्रतिफल का योग लगा देते हैं। दोस्तों, हमने ये भी डिस्कस किया था कि साधन लागत से बेसिक मूल्य कैसे तैयार किया जाता है। दोस्तों, साधन लागत से बेसिक मूल्य निकालने के लिए हमें साधन लागत में एक एलिमेंट जोड़ना होता है, और वो एलिमेंट होता है शुद्ध उत्पादन कर, जिसे हम नेट प्रोडक्शन टैक्स कहते हैं। तो दोस्तों, फैक्टर कॉस्ट में यदि नेट प्रोडक्शन टैक्स को जोड़ दिया जाए तो साधन लागत में शुद्ध उत्पादन कर को जोड़ने के पश्चात जो प्राप्त हो, हम उसे बेसिक मूल्य कहते हैं। दोस्तों, कल ही मैंने एक उदाहरण से भी आपको ये बात स्पष्ट की थी कि यदि किसी भी उत्पादनकर्ता को कुल साधन लागत फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए लगती है और उसे उत्पादन करने की वजह से म्युनिसिपैलिटी को 20,000 रुपये का एक म्युनिसिपल टैक्स देना होता है, तो अब उसका बेसिक मूल्य 1 लाख में 20,000 जुड़ते हुए 1,20,000 हो जाता है। पर दोस्तों, ये जो उत्पाद है वो ना साधन लागत पर बाजार में बेचा जाता है, ना बेसिक मूल्य पर बाजार में बेचा जाता है। बाजार पर जिस मूल्य पर इस उत्पाद को बेचा जाता है वह मूल्य कहलाता है दोस्तों बाजार मूल्य, मार्केट प्राइस, जिसे हम एमआरपी भी कहते हैं। तो दोस्तों, अगला जो डिस्कशन हमारा अगले एलिमेंट की तरफ है वो है बाजार मूल्य। और बाजार मूल्य कुछ और नहीं, वह मूल्य होता है जिस पर फाइनली कंज्यूमर को अपना प्रोडक्ट कोई भी कंपनी, कोई भी उत्पादनकर्ता बेचती है। दोस्तों, ये जो बाजार मूल्य है वो धीरे धीरे साधन लागत से बेसिक मूल्य और बेसिक मूल्य में फिर कुछ एडजस्टमेंट करके हम इकोनॉमिक्स में प्राप्त करते हैं। दोस्तों, जब बाजार मूल्य निकाला जाता है तो मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य निकालने के लिए हम सबसे पहले बेसिक प्राइस लेते हैं, जिसकी चर्चा अभी हमने की, और प्लस उसमें किया जाता है नेट प्रोडक्ट टैक्स। बहुत ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब हमने बेसिक मूल्य निकाला था तो जो ऐड किया था फैक्टर कॉस्ट में वो था नेट प्रोडक्शन टैक्स। और अभी जब हम बाजार मूल्य निकाल रहे हैं तो बाजार मूल्य को निकालने में हम बेसिक प्राइस में जो ऐड कर रहे हैं वो है नेट
प्रोडक्ट टैक्स। दोस्तों, शुद्ध उत्पाद कर क्या होता है? शुद्ध उत्पाद कर वह कर होता है जो उत्पाद की मात्रा पर निर्धारित होता है। अगर मात्रा बढ़ती है तो ये उत्पाद कर भी बढ़ने लगता है, अगर मात्रा कम होती है तो ये उत्पाद कर भी कम हो जाता है, और अगर मात्रा कुछ भी नहीं बेची जाती तो इस उत्पाद कर को शून्य माना जाता है। एक उदाहरण से समझिए, अगर मैं बात कर रहा हूं किसी भी वस्तु पर लगने वाले जीएसटी की, अगर मैं ये पेन मार्केट में बेचता हूं, इस पेन का बेसिक मूल्य अगर 20 रुपए है और इस पर 5 रुपए का जीएसटी अगर मुझे लगाना है तो 5 रुपए का जीएसटी प्रति इकाई लगेगा, प्रति पेन लगेगा। अगर मैंने 1 लाख पेन बेचे तो 5 रुपए प्रति पेन के अनुसार मुझे 5 लाख रुपए का जीएसटी पे करना होगा। अगर मैंने 1000 पेन ही बेच पाया तो मुझे 5 रुपए प्रति पेन के अनुसार केवल 5000 रुपए देने होंगे। और अगर किसी साल या किसी महीने लॉकडाउन की वजह से मैं एक भी पेन नहीं बेच पाया तो मेरा जीएसटी नील होगा, जीरो होगा, क्योंकि मेरा एक भी उत्पाद नहीं बिका। तो ऐसा कर जो कि उत्पाद की मात्रा पर निर्भर करता है, हम उसे उत्पाद कर कहते हैं। और ये उत्पाद कर को जोड़ने के पश्चात जो मूल्य हमारे सामने आता है दोस्तों, इसी को कहते हैं मार्केट प्राइस। इसी को हम एमआरपी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, बाजार मूल्य की गणना करने के पश्चात अब एक और महत्वपूर्ण बात हमें समझनी होगी, वो ये कि बाजार मूल्य भी राष्ट्रीय आय की गणना के लिए 2 तरह के होते हैं। पहला जो बाजार मूल्य होता है वो होता है चालू कीमतों पर। चालू कीमतों का मतलब होता है करंट ईयर के प्राइस। अगर मैं राष्ट्रीय आय की गणना वर्ष 2019-20 के लिए कर रहा हूं तो 2019-20 के ही चालू मूल्य पर अगर मैं बाजार मूल्य को लेकर राष्ट्रीय आय की गणना करूं तो ये जो बाजार मूल्य होगा वो चालू कीमतों के अनुसार निकाला गया बाजार मूल्य होगा। आइए दोस्तों, इसकी परिभाषा को समझते हैं। ये कहता है जब हम राष्ट्रीय आय का आकलन बाजार के वर्तमान प्रचलित कीमतों पर करते हैं तो इसे चालू कीमतें कहते हैं, और ये चालू कीमतों पर यह राष्ट्रीय आय कहलाती है। दोस्तों, चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय निकालने का एक नुकसान, गणना के अनुसार जो एक नुकसान होता है वो ये कि इसमें महंगाई का प्रभाव भी सम्मिलित हो जाता है, और इसीलिए इसे मौद्रिक राष्ट्रीय आय के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इसे समझने के लिए मैं एक उदाहरण आपके सामने रखूंगा कि कैसे चालू कीमतों को रखने पर ये जो बाजार मूल्य है इसमें महंगाई भी शामिल हो जाती है, इन्फ्लेशन भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। एक छोटे से एग्जांपल पर ध्यान दीजिएगा। मैं बात कर रहा हूं वर्ष 2018-19 की। मेरे उदाहरण में वर्ष 2018-19 में हमने 1000 यूनिट्स उत्पादित की, और 1000 यूनिट का जो उत्पादन रहा वो 100 रुपए प्रति इकाई वर्ष 2018-19 के मूल्य पर रहा। 1000 यूनिट को 100 रुपए के मूल्य पर अगर देखा जाए तो मल्टीप्लाई करने पर कुल उत्पाद का मूल्य होता है 1 लाख रुपए। दोस्तों, ये बात तो 2018-19 की थी। अगर मैं आपसे कहता हूं कि 2019 में भी हमने 1000 यूनिट्स ही प्रोड्यूस की, लेकिन हैवी इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से अब ये जो उत्पाद है वो 100 नहीं बल्कि 200 रुपए प्रति इकाई बेचा जाता है। तो दोस्तों, चालू मूल्य लेने पर हम समझ सकते हैं कि 2019-20 की जो राष्ट्रीय आय हमें दिखाई देगी वो 1000 यूनिट पर 200 रुपए प्रति इकाई के अनुसार 2 लाख रुपए दिखाई देगी। 18-19 में भी 1000 यूनिट लेकिन राष्ट्रीय आय 1 लाख, और 19-20 में भी 1000 यूनिट लेकिन राष्ट्रीय आय 2 लाख। आप समझ सकते हैं ये जो राष्ट्रीय आय डबल दिखाई दे रही है वो किस वजह से दिखाई दे रही है। क्या वो उत्पादन के बढ़ने की वजह से दिखाई दे रही है, या वो केवल और केवल मूल्य में होने वाले इन्फ्लेशन की वजह से दिखाई दे रही है? तो आंसर बिल्कुल सही आपने समझा कि यहां पर राष्ट्रीय आय बढ़ नहीं रही है बल्कि बढ़ती हुई केवल दिखाई दे रही है महंगाई की वजह से। और ऐसी ही राष्ट्रीय आय अपने आप में कहलाती है दोस्तों मौद्रिक राष्ट्रीय आय, और इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं नाम मात्र की राष्ट्रीय आय। इट इज ऑल्सो नोन नॉमिनल नेशनल इनकम।
इसे नॉमिनल या नाममात्र की कहने के पीछे कारण यही है कि इस राष्ट्रीय आय में राष्ट्रीय आय केवल मूल्य की वृद्धि की वजह से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जबकि वास्तविक उत्पादन सही तौर से प्रदर्शित नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, इसी कमी को दूर करने के लिए इस चालू कीमतों के स्थान पर एक अन्य कीमत को हम राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल करते हैं और उस कीमत को हम नाम देते हैं स्थिर कीमत या कांस्टेंट प्राइस। दोस्तों, कांस्टेंट प्राइस पर राष्ट्रीय आय की गणना करते समय हम किसी भी राष्ट्रीय आय में उत्पादन तो उसी वर्ष का लेते हैं, लेकिन जब मूल्य लेते हैं तो बढ़ती हुई महंगाई वाले उस वर्ष का मूल्य ना लेते हुए किसी एक आधार वर्ष का मूल्य ले लेते हैं। और आधार वर्ष का वह मूल्य जब हर साल लिया जाता है तो उत्पादन की बढ़ने की वजह से ही राष्ट्रीय आय हमारी बढ़ती हुई दिखाई देती है, जबकि मूल्य का प्रभाव, मुद्रास्फीति का प्रभाव, महंगाई का प्रभाव राष्ट्रीय आय पर नहीं दिखाई देता है। आइए देखते हैं दोस्तों, स्थिर कीमतों पर जो राष्ट्रीय आय है उसे हम कैसे परिभाषित करें। जब हम राष्ट्रीय आय का आकलन किसी एक आधार वर्ष को, यहां पर इंपॉर्टेंट है आधार वर्ष, बेस ईयर, जब हम राष्ट्रीय आय का आकलन किसी एक आधार वर्ष को मानकर करते हैं तो स्थिर कीमतों पर यह राष्ट्रीय आय कहलाती है। इसका उद्देश्य महंगाई के प्रभाव को हटाना होता है। इसे वास्तविक राष्ट्रीय आय के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ध्यान से समझिए दोस्तों, एमपीपीएससी में 3 मार्क क्वेश्चन नॉमिनल नेशनल इनकम मतलब नाममात्र की राष्ट्रीय आय के बारे में भी पूछा जा चुका है और वास्तविक राष्ट्रीय आय के बारे में भी पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, वास्तविक राष्ट्रीय आय किसे कहें? वास्तविक राष्ट्रीय आय का अर्थ होगा कि जब भी हम अपनी राष्ट्रीय आय की गणना उस त्वरित प्रभाव से, उस त्वरित साल के, उस करंट ईयर के प्राइस पर ना लेते हुए किसी आधार वर्ष के मूल्य पर करते हैं, उस आधार वर्ष, उस कांस्टेंट प्राइस के बेसिस पर निकाली गई जो राष्ट्रीय आय होती है वो हमारी राष्ट्रीय आय कहलाती है, वास्तविक राष्ट्रीय आय, जिसे हम रियल नेशनल इनकम भी कहते हैं। यह देश की आर्थिक उन्नति की सही तस्वीर को हमें दिखाती है। ये केवल मूल्यों के बढ़ने की वजह से नहीं, केवल उत्पाद के बढ़ने की वजह से ही हमें बढ़ती हुई दिखाई देती है। अगर उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो वास्तविक राष्ट्रीय आय भी नहीं बढ़ेगी। दोस्तों, उसी एग्जाम्पल पर फिर से एक बार चलते हैं जिसमें हमने 1000 यूनिट उत्पादित की थी। दोस्तों, 1000 यूनिट जब हमने उत्पादित की थी वर्ष 2018-19 में, जब प्राइस 100 रुपए था और जब 19-20 में 200 रुपए था, तो नाममात्र की राष्ट्रीय आय हमें दोगुनी होती दिखाई दे रही थी। इसके विपरीत अगर मैं बात कर रहा हूं स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय की, तो हम उस करंट ईयर के, हम उस चालू कीमतों के राष्ट्रीय आय की गणना नहीं बल्कि आधार वर्ष के मूल्यों को लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आधार वर्ष को मैंने 2011-12 मान लिया और इस 2011-12 का मूल्य अगर 50 रुपए प्रति यूनिट था, तो दोस्तों 2018-19 में भी 1000 यूनिट 50 रुपए के अनुसार 50,000 होगी और 2019-20 में भी 1000 यूनिट 50 रुपए के स्थिर मूल्यों के अनुसार 50,000 रुपए ही होगी। चूंकि उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही है, इसलिए वास्तविक राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती हमें दिखाई नहीं दे रही है। यह वास्तविक राष्ट्रीय आय केवल और केवल तब ही बढ़ती है जब वास्तविक उत्पादन में वृद्धि होती है और इसीलिए इसको रियल नेशनल इनकम कहा जाता है। तो दोस्तों, 2 इंपॉर्टेंट बातें हमने समझी आधार वर्ष के संबंध में और साथ ही साथ चालू कीमतों के संबंध में। दोस्तों, ये आधार वर्ष कौन सा साल होगा और वर्तमान में हम किस आधार वर्ष का प्रयोग कर रहे हैं? क्या ये आधार वर्ष सालों साल एक समान ही बने रहते हैं? दोस्तों, ये आधार वर्ष और राष्ट्रीय आय से जुड़ी हुई अवधारणाएं समय समय पर परिवर्तित होती रहती है। मैंने आपको पहले दिन भी यही कहा कि हमारा जो इकोनॉमिक्स है, हमारा जो अर्थशास्त्र है, वो 3 एलिमेंट्स का, 3 पिलर्स का समूह है। CFC, कॉन्सेप्ट समझिए, फैक्ट समझिए और करंट अफेयर पर आ जाइए। तो दोस्तों, राष्ट्रीय आय में अब मैं बात कर रहा हूं एक महत्वपूर्ण परिवर्तन की, जो परिवर्तन 30 जनवरी 2015 में भारत के CSO ने किया और जिस समिति के आधार पर यह परिवर्तन किया गया उसका नाम था प्रणव सेन समिति। दोस्तों, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, हालांकि मैं आपको बता दूं सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल सैंपल एंड सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों महत्वपूर्ण संगठन जो भारत की मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड
प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के तहत काम करते हैं। मई 2019 में इन्हें 1 कर दिया गया और अब इनके स्थान पर NSO मतलब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ये संगठन बना दिया गया है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, जब भी CSO NSSO की बात आए तो करंट अफेयर की एक बात हमेशा हमें ध्यान रखनी होगी कि मई 2019 में इन दोनों संस्थानों को एक करके NSO मतलब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया है, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन बना दिया गया है। दोस्तों, भारत में CSO ने प्रणव सेन समिति की सिफारिश पर 30 जनवरी 2015 में राष्ट्रीय आय के लेखांकन में कुछ बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। ये 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन एक एक करके आपको समझने होंगे और ये एग्जाम में भी आ चुके। दोस्तों, इसमें पहला परिवर्तन तो ये कि राष्ट्रीय आय के आकलन में आधार वर्ष जो पहले 2004-5 था इसे बदल दिया गया और इसके स्थान पर 2011-12 को बेस ईयर ले लिया गया। इसका मतलब ये कि जब भी हम वर्ष 2018-19, 19-20 या 20-21 की राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे और आधार वर्ष के मूल्यों को लेंगे तो वो आधार वर्ष होगा 2011-12। हालांकि दोस्तों, ये आधार वर्ष समय के साथ बदलते रहते हैं और बहुत जल्द ये आधार वर्ष 11-12 भी बदलने जा रहा है, लेकिन अभी इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना होने की वजह से हम इस बात को समझें कि वर्तमान आधार वर्ष कौन सा है, 2011-12। और ये जो है आधार वर्ष वो भारत का 8वां बेस ईयर है, वो 8th बेस ईयर हमारे भारत का है। इस बात का ध्यान रखना है। दोस्तों, प्रणव सेन का पहला परिवर्तन तो आपने समझा। अब आते हैं प्रणव सेन के द्वारा किए गए सेकंड इंपॉर्टेंट चेंज पर, और वो दूसरा चेंज जो है वो है एक अवधारणात्मक परिवर्तन। पिछला परिवर्तन एक आधार वर्ष से संबंधित परिवर्तन था, जबकि ये जो परिवर्तन है ये परिवर्तन अपने आप में एक अवधारणात्मक परिवर्तन है। और इस परिवर्तन के अनुसार राष्ट्रीय आय की गणना में जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, बहुत ध्यान से समझिएगा, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का आकलन इस अवधारणा से हटा दिया गया और अब बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद को ही जीडीपी के तौर पर स्वीकार किया जाता है। महत्वपूर्ण बात यह कि अब हम राष्ट्रीय आय की गणना में जब भी जीडीपी की बात करेंगे तो उसे फैक्टर कॉस्ट बेसिक मूल्य पर नहीं लेंगे, हम उसे लेंगे बाजार मूल्य पर। और दोस्तों, बाजार मूल्य पर, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, अगर इस जीडीपी को बाजार मूल्य के चालू कीमतों पर निकाला जाए तो यह जीडीपी एक नॉमिनल जीडीपी कहलाएगी, नॉमिनल या नाममात्र राष्ट्रीय आय कहलाएगी। और यदि यह जीडीपी आधार वर्ष 2011-12 के मूल्यों पर निकाली जाए तो यह होगी रियल जीडीपी, जिसे हम वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद या वास्तविक राष्ट्रीय आय के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, बहुत ध्यान से समझिए, 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन जो प्रणव सेन समिति की सिफारिश पर CSO द्वारा किए गए, मैं फिर से रिवाइज करवा रहा हूं। पहला तो ये कि आधार वर्ष 2004-5 से बदलकर 2011-12 किया गया, और दूसरा जीडीपी फैक्टर कॉस्ट की बजाय अब जीडीपी मार्केट प्राइस पर निकालने की अवधारणा CSO ने राष्ट्रीय आय के संबंध में स्थापित की है। दोस्तों, इतना महत्वपूर्ण डिस्कशन करने के बाद अब हम आ जाते हैं कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं पर जो एग्जाम में 3 नंबरों पर पूछी जा सकती है। इसमें पहली महत्वपूर्ण परिभाषा है व्यक्तिगत आय, या जिसे हम पर्सनल इनकम भी कहते हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय आय का जो हिस्सा हम अनुमान लगाते हैं, राष्ट्रीय आय का जो कैलकुलेशन करते हैं, क्या सभी व्यक्तियों तक वो एज इट इज डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है? आंसर इज नो। राष्ट्रीय आय में कुछ चीजें जोड़ी और कुछ चीजें घटाई जाती है, तब वो व्यक्तियों तक उपलब्ध होती है। तो ऐसी आय जो व्यक्तियों तक उपलब्ध हो, राष्ट्रीय आय में कुछ समायोजन करने के पश्चात ऐसी आय को कहा जाता है व्यक्तिगत आय और पर्सनल इनकम। दोस्तों, क्या समायोजन इसमें करना होगा, बहुत ध्यान से समझिए और इस फॉर्मूले से समझिए। इसमें जो भी लिखा हुआ है हम उस फॉर्मूले से इसको समझते हैं। जब भी हम व्यक्तिगत आय निकालेंगे, पर्सनल इनकम निकालेंगे, तो हम राष्ट्रीय आय में एक चीज जोड़ेंगे और 3 चीज घटाएंगे। एक चीज जोड़ना है, 3 चीज घटाना है। कौन सी चीज जोड़ना है, ध्यान से समझिए। राष्ट्रीय आय में जो जोड़ा जाएगा वो होगा हस्तांतरण भुगतान, ट्रांसफर पेमेंट्स हम इसमें जोड़ेंगे। और 3 चीज जो घटने वाली है वो है निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स
अवितरित लाभ, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए किए गए भुगतान, जिसको हम सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन कहते हैं। चलिए दोस्तों, एक फिर से अच्छा सा उदाहरण बनाते हैं और इस व्यक्तिगत आय को समझते हैं। अगर मैं ये मान के चलता हूं कि किसी देश में, एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझाने के लिए, किसी देश में केवल एक ही कंपनी काम करती है और उसी कंपनी की आय उस देश की राष्ट्रीय आय है। अगर ये कंपनी एक साल में 1 लाख रुपए की राष्ट्रीय आय उत्पादित करती है, ये 1 लाख रुपए की राष्ट्रीय आय उसने उत्पादित तो कर ली, पर क्या ये व्यक्तियों को पूरी दे दी जाएगी? आंसर इज नो। इस आय में कुछ चीजें घटाई जाएंगी और कुछ चीजें जोड़ी जाएंगी। अगर इस कंपनी ने 1 लाख की राष्ट्रीय आय कमाई है, तो इस कंपनी को 1 लाख की इस राष्ट्रीय आय में से कुछ टैक्स, कुछ कर सरकार को देना होगा। वही कर दोस्तों कहलाता है निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स। अगर 1 लाख में से एग्जाम्पल के तौर पर 20,000 रुपए कर के दे दिए जाएं, तो अब लोगों तक वो कंपनी केवल 80,000 ही बांट सकती है। तो दोस्तों, लोगों तक जो पहुंचेगा वो 80,000 होगा और 80,000 निकालने के लिए हमें 1 लाख में से वो 20,000 का निगम कर घटाना होगा। तो दोस्तों, हमें राष्ट्रीय आय में से घटाना क्या होगा? निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स। दूसरी चीज जो घटाने वाली है वो है अवितरित लाभ। इसी एग्जांपल से समझिए, कंपनी ने 1 लाख कमाए थे, 20,000 का उसने दे दिया टैक्स, अब बचे 80,000। क्या कंपनी इस पूरे 80,000 को लोगों तक वितरित कर देगी? आंसर इज नो। कंपनी इस 80,000 में से कुछ हिस्सा अपने लाभ का, अपने भविष्य के लिए बचा कर रखेगी, ताकि आने वाले समय में उस लाभ के माध्यम से अपने बिजनेस को रन किया जा सके। अगर एक कंपनी 10,000 रुपए अलग निकाल लेती है फ्यूचर रनिंग पर्पस के लिए, फ्यूचर ऑपरेशन पर्पस के लिए, तो अब लोगों तक बांटने के लिए केवल 70,000 ही रह जाता है। ये जो लाभ का हिस्सा लोगों तक ना बांटते हुए कंपनी अपने पास ही रख लेती है, इस लाभ को कहा जाता है दोस्तों अवितरित लाभांश, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और अनडिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड। तीसरी बात, 1 लाख में से 20,000 सरकार को टैक्स दिए, 10,000 फ्यूचर के लिए रख लिया, बचा 70,000। तीसरी एक और चीज जो कंपनी या कोई भी संस्थान अपने लाभ का लोगों तक नहीं पहुंचाती, वो होता है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, जिसमें शामिल है पेंशन देना, प्रोविडेंट फंड देना, आकस्मिक अगर कोई घटना हो जाए तो लोगों को कंपनसेशन देना। सोचिए, अगर एक कंपनी को अपने कर्मचारियों को आफ्टर द रिटायरमेंट कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स देने हैं, तो कंपनी हर साल अपने लाभ का कुछ हिस्सा अलग रख लेगी, ताकि उन लोगों को एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट लाभ पहुंचाया जा सके। और ऐसा अंशदान कहलाता है सामाजिक सुरक्षा हेतु किया गया भुगतान, सामाजिक सुरक्षा हेतु किया गया अंशदान। दोस्तों, इसी उदाहरण में अगर 10,000 रुपए कंपनी और अलग रख लेती है ताकि पेंशन, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी या किसी भी तरह की कॉम्पनसेशन दिया जा सके, तो अब कंपनी के पास केवल 60,000 रुपए ही बचता है और वो कंपनी लोगों तक बांट सकती है। तो दोस्तों, 3 चीजें जो राष्ट्रीय आय में घटाने की थी, उनमें सबसे पहले कॉर्पोरेट टैक्स, जो सरकार को दिया जाने वाला कर है। दूसरा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड, जो कंपनी अपने फ्यूचर पर्पस के लिए रिजर्व के तौर पर अपने पास रखती है। और तीसरा, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, जो सामाजिक अंशदान होते हैं, वो कंपनी फ्यूचर के लिए बचाकर रखती है ताकि कर्मचारियों को उसका भुगतान समय पर किया जा सके। दोस्तों, ये 3 चीज घटने के साथ साथ एक चीज हमें जो जोड़नी है वो है हस्तांतरण भुगतान। और हस्तांतरण भुगतान का मतलब होता है ऐसी आय जो आपको मिली तो है, पर वो उत्पादित नहीं हुई, केवल आपको प्राप्त होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि साहब कंपनी ने 60,000 रुपए तो आपको बांट दिए, लेकिन सरकार की तरफ से आपको 2,000 रुपए की सब्सिडी मिल गई, या फिर कोई लॉटरी आपकी लग गई जिससे आप कुछ पैसा कमा लिए, या फिर किसी तरह का दान, किसी तरह की कोई भी ऐसी राशि जिसमें आपको कोई काम किए बिना ये प्राप्त हो गई है, तो ऐसी धनराशि को हम कहते हैं दोस्तों हस्तांतरण भुगतान। तो दोस्तों, 60,000 में अगर आपको किसी लॉटरी, किसी सब्सिडी, किसी डोनेशन की वजह से 5,000 रुपए और मिल गया है, तो लोगों तक जो कुल मिलाकर पहुंचा वो हो गया 65,000, मतलब 65,000। दोस्तों, यही 65,000
जो आप तक पहुंचा है, वो आप तक पहुंचने वाली इस धनराशि को, इस आय को हम कहते हैं व्यक्तिगत आय। तो दोस्तों, व्यक्तिगत आय की परिभाषा लिखते समय बिल्कुल स्पेसिफिक रहना है और लिखना है व्यक्तिगत आय का अर्थ होगा राष्ट्रीय आय में कुछ समायोजन करने के पश्चात व्यक्तियों तक पहुंचाई जाने वाली आय, जिसमें समायोजन जो हम करेंगे वो ये कि राष्ट्रीय आय में भुगतान को, हस्तांतरण भुगतान को जोड़ना है और 3 चीजों को हमें घटाना है। वो 3 चीजें कौन सी होगी? पहला निगम कर, दूसरा अवितरित लाभांश और तीसरा सामाजिक सुरक्षा हेतु किए गए भुगतान। दोस्तों, आफ्टर दिस पर्सनल इनकम द नेक्स्ट वन इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, जिसको हम व्यक्तिगत प्रयोज्य आय भी कहते हैं। दोस्तों, व्यक्तिगत आय जो आप तक पहुंची है, क्या ये पूरी तरह से आपकी है? क्या इसे पूरी तरह आप खर्च कर सकते हैं? आंसर इज नो, बिकॉज आपको अब अपनी इस पर्सनल इनकम पर सरकार को एक टैक्स भी देना होगा और वो टैक्स आपकी इस आय पर कमाया गया टैक्स होगा, जिसे हम प्रत्यक्ष कर, जिसे हम डायरेक्ट टैक्स या सामान्य शब्दों में जिसे हम इनकम टैक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत आय के तौर पर 10 लाख तो मिले हैं, लेकिन उसे 3 लाख रुपए का प्रत्यक्ष कर या डायरेक्ट टैक्स या इनकम टैक्स अगर देना है, तो दोस्तों खर्च कर सकने के लिए उसके पास अब 10 लाख नहीं बच रहे, केवल 7 लाख ही बच पा रहे हैं। इसका मतलब कि वो जो प्रयोज्य कर रहा है, वो जो खर्च कर पा रहा है, वो क्या है? वो इस व्यक्तिगत आय में से शुद्ध प्रत्यक्ष कर घटने के बाद वाली राशि है। आइए समझते हैं दोस्तों, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय क्या है? व्यक्तिगत प्रयोज्य आय से अभिप्राय व्यक्तिगत आय के उस भाग से है जो किसी परिवार या व्यक्ति को वास्तव में व्यय करने के लिए प्राप्त होती है। व्यय करने का मतलब होता है डिस्पोज ऑफ करने के लिए, खर्च करने के लिए जो बच जाए, वही व्यक्तिगत आय है। और इस व्यक्तिगत आय को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम व्यक्तिगत आय में से शुद्ध प्रत्यक्ष करों को घटा देते हैं। तो दोस्तों, फॉर्मूला हमारे सामने है, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय इज इक्वल टू व्यक्तिगत आय माइनस नेट डायरेक्ट टैक्स शुद्ध प्रत्यक्ष कर। उदाहरण से बिल्कुल स्पष्ट है, 10 लाख का व्यक्तिगत अगर आय है तो उसमें से 3 लाख का अगर आपने शुद्ध प्रत्यक्ष कर दे दिया तो प्रयोज्य कर सकने के लिए आपके पास केवल 7 लाख रुपए ही बचते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास में हमने राष्ट्रीय आय के आकलन के कुछ आधारों को समझा, जिसमें हमने साधन लागत, बेसिक मूल्य, बाजार मूल्य की चर्चा की। बाजार मूल्य को 2 भागों में बांटा, जिसमें हमने बात की चालू कीमतों पर निकाले गए बाजार मूल्य और आधार वर्ष की स्थिर कीमतों पर निकाले गए बाजार मूल्य। साथ ही साथ हमने कुछ और महत्वपूर्ण परिवर्तन जो अर्थशास्त्र में हुए CSO के द्वारा किए गए, इसके संबंध में बात की। एक आधार वर्ष का परिवर्तन था जो कि 2004-05 से बदलकर 11-12 को आधार वर्ष बनाता है, और दूसरा एक अवधारणात्मक परिवर्तन था जो कहता है कि फैक्टर कॉस्ट के स्थान पर अब GDP बाजार मूल्य के आधार पर निकाली जाएगी। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि व्यक्तिगत आय क्या होती है और व्यक्तिगत प्रयोज्य आय क्या होती है। दोस्तों, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टर्म जो आज हम डिस्कस करेंगे और वो ये है प्रति व्यक्ति आय। दिस इज नथिंग बट पर कैपिटा इनकम। दोस्तों, जब भी अलग अलग देशों की विकास के आधार पर स्थिति क्या है, इस बात की तुलना की जाती है, तो राष्ट्रीय आय के स्थान पर व्यक्तिगत आय को तरजीह दी जाती है, इंपॉर्टेंस दिया जाता है। जैसा नाम है वैसा ही काम भी है। दोस्तों, व्यक्तिगत आय से या राष्ट्रीय आय से प्रति व्यक्ति आय अगर हमको निकालना है, तो प्रति व्यक्ति निकालने के लिए हमको उस देश की जनसंख्या से राष्ट्रीय आय को विभाजित कर देना होगा। बहुत ही सामान्य सिद्धांत जो ये कहता है कि राष्ट्रीय आय का प्रति व्यक्ति औसत क्या है, और औसत निकालने के लिए हम कुल उस वर्ष की राष्ट्रीय आय में उस वर्ष से संबंधित जनसंख्या को विभाजित कर देते हैं। तो औसतन एक व्यक्ति के हिस्से में कितनी राष्ट्रीय आय आती है, बस इसी औसत को हम कहते हैं प्रति व्यक्ति आय, जिसे पर कैपिटा इनकम कहा जाता है। तो दोस्तों, पर कैपिटा इनकम कुछ और नहीं, राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग देने पर व्यक्तिगत आय प्राप्त होती है, और इसका फॉर्मूला, पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये कि किसी राष्ट्र में आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ को
इकोनॉमिक ग्रोथ को मापने के लिए पर कैपिटा इनकम को सर्वाधिक उपयुक्त सूचकांक माना जाता है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम में जनसंख्या को भी समायोजित कर लिया जाता है। कहने का मतलब ये, एग्जाम में कई बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया कि किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि को इनमें से किसके माध्यम से मापा जाता है, और ऑप्शन में होगा जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी और प्रति व्यक्ति उत्पाद या प्रति व्यक्ति आय। तो सही जवाब होगा दोस्तों प्रति व्यक्ति आय। दोस्तों प्रति व्यक्ति आय अपने आप में आर्थिक वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण सूचकांक होता है, महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व होता है, जिसको निकालने के लिए हम राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से विभाजित कर देते हैं और हर एक व्यक्ति के पास औसतन कितने रुपए की राष्ट्रीय आय प्राप्त हुई है, इसी औसत धनराशि को प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। तो दोस्तों आज के अपने इस लेक्चर में नेशनल इनकम के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने की। आज की अपनी क्लास में जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो ये, आपसे 3 नंबरों में पूछा जा सकता है, वास्तविक राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। 3 नंबर के प्रश्न में आपसे ये भी पूछा जा सकता है, नाम मात्र की राष्ट्रीय आय को बताइए। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, प्रति व्यक्ति आय को परिभाषित कीजिए। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय क्या होती है, व्यक्तिगत आय क्या होती है, ये सारे के सारे शॉर्ट नोट्स 3 नंबरों में पूछे जा सकते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है जिसमें राष्ट्रीय आय के आकलन के आधारों की बात आपसे पूछी जा सकती है, जिसमें आप साधन लागत, बेसिक मूल्य और बाजार मूल्य की बात करेंगे। तो दोस्तों इतने क्वेश्चन आपको रेडी करना है आज के इस डिस्कशन के आधार पर। कल हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, तब तक आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।